65 साल की शैलजा अपने दोस्तों और गिने चुने रिश्तेदारों के बीच ऐसी लग रही थी जैसे 16 साल की बच्ची से कोई गलती हो गई है और पूरा कुनबा उसे सीख देने में लगा हुआ है और सब माने हुए हैं कि वो सबसे ज्यादा समझदार हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो शैलजा? कर सकती हो पूछ रहे हो? ये कर चुकी हैं। शायद इसे ही सटियाना कहते हैं। इट्स रियली अमेजिंग। 1000 गज का फ्लैट बेच दिया तुमने। अरे यार, अपने पति की निशानी समझकर ही अपने पास रख लेती। पता है तुम्हें, लोग तरसते हैं आजकल इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए, और तुम हो कि आसानी से बेच आई। अरे बेचना भी था तो एक बार किसी से पूछ ही लेती। आज तक पूछा है इसने जो किसी से अब पूछती। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि 1000 गज का फ्लैट छोड़कर ये 2 कमरों की बरसाती में रहेगी कैसे। अरे 2 दिन में वहां से भागे नहीं तो नाम बदल देना। देखा है मैंने उस चूहेदानी को, जितना अभी खुश हो रही है ना, बाद में उतना ही रोएगी कि कहाँ आकर फंस गई। शैलजा चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी, ये समझे बिना कि कौन क्या कह रहा है। शैलजा अपने पति के रहते सारी दुनिया की सुनती भी थी और कहती भी थी, पर जब से उसके पति ने उसे छोड़कर उसकी सहेली से शादी की थी, तब से उसने सबसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वह सिर्फ सुनती थी, क्योंकि वो जानती थी कि रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं और अकेली औरत को समझाना तो जैसे अपना परम कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अकेली औरत तो अपने फैसले लेने के लायक ही नहीं होती। बेशक देश की प्रधानमंत्री एक महिला रही हो, बेशक स्पेस पर जाने वाली महिला हो, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला हो, बॉक्सिंग में वर्ल्ड में नाम कमाने वाली महिला रही हो, पर उसके अपने फैसले लेने का हक उसे नहीं है। वो उसके माता पिता लेते हैं। अगर वो नहीं हैं तो रिश्तेदार इस पद को खुशी खुशी संभालने आ जाते हैं। हितेश ने जब दूसरी शादी का फैसला लिया था तो भी हितेश की बजाय सब उसे ही समझाने आए थे, और तब भी शैलजा यूं ही चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही थी। तू क्यों नहीं हितेश को समझाती? कुछ तो ऐसा किया होगा तुमने कि उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। कहा था मैंने, मत घुसा अपनी सहेली को, देख लिया कहना न मानने का नतीजा, अब भुगत। शैलजा उस वक्त भी कुछ नहीं बोली थी। उसने सिर्फ वो हितेश से ये कहा था कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल पास में हैं और कहीं और जाऊंगी तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हितेश हैरान था कि शैलजा ने कोई रोना धोना नहीं मचाया, ना कुछ मांगा, आराम से तलाक के पेपर भी साइन करके दे दिए। हितेश भी यही चाहता था। वो मन ही मन बहुत खुश था। वैसे भी उसकी सारी किस्तें तो शैलजा ने ही दी थीं। उस सुबह के बाद शैलजा सुकून में थी। शैलजा की जिंदगी में कुछ चेंज नहीं आया था, बल्कि बहुत से काम कम हो गए थे। शैलजा को अपने घर में शांति मिलती थी। शैलजा कभी किसी कॉमन फैमिली फंक्शन में जाती तो हितेश और अपनी फ्रेंड को देखकर हंस पड़ती और वो किलस के रह जाती, क्योंकि शैलजा जानती थी कि उसकी नाजुक मिजाज सहेली को हितेश को संभालने में कितनी मुश्किल हो रही होगी। 65 साल की उम्र में फिर कुछ लोग सो कॉल्ड अपने उसे घेरे हुए बैठे थे और शैलजा के फैसले पर उसे समझा रहे थे। शैलजा ने सबको खिलाया पिलाया और अगले दिन अपने 2 कमरों की बरसाती में शिफ्ट हो गई थी। शैलजा के दोनों बेटे, एक अमेरिका एक इंग्लैंड में बैठा था, और वो भी इसी बात पर नाराज थे कि माँ ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी से पूछे बिना ही बेच दी। उन्होंने सोचा भी नहीं कि उस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। दोनों ने एक ही लंबी सी मेल शैलजा को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिख दी थी, पर इस बात का जिक्र कहीं नहीं था कि उसने जो पैसे भेजे हैं वो इस नाराजगी के तहत रखेंगे या वापस भेज देंगे। शैलजा दोनों की मेल पढ़कर मुस्कुराई और अपने बच्चों को उनकी मेल का जवाब लिखना शुरू किया। प्रिय बच्चों, मुझे माफ़ करना। मैंने तुम्हारे उस घर को बेच दिया जिसमें तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं। तुम्हें याद है कि तुम अपनी इन यादों को देखने, उन्हें संभालने में 15 साल में कितनी बार आए हो? कुल मिलाकर 3 बार याद है मुझे। उसमें से 2 बार ही तुम इस घर में रुके हो। जिसे तुम्हें बेचने का दुख है, उन 2 बार में तुम्हारा अधिकतर समय अपने दोस्तों से मिलने में जाता था, और उन 30 दिनों में से 22 बार स्लिप ओवर अपने दोस्तों के घर पर ही रहते थे। मुझे एक दिन भी याद नहीं आता कि हमने बैठकर पुरानी बातें, तुम्हारा बचपन कभी भी डिस्कस किया हो। याद है तुम्हें? तुम्हारे कमरे में पड़ा एक पुराना बक्सा
जिसमें तुम्हारा फुटबॉल खेलते हुए एक जूता कहाँ चला गया पता नहीं, और वो दूसरा जूता मैंने उस याद को याद करने के लिए आज तक संभाल कर रखा हुआ है। तुम्हारी वो गंदी सी टी शर्ट जिस पर तुम्हारे दोस्तों के काले पीले रंग हैं, तुम्हारी वो ड्राइंग बुक जिसमें तुमने जो कुछ भी बनाया है मेरे लिए वो नायाब था। उन सबको देखकर तुमने बहुत चिढ़कर कहा था, क्या मम्मा, आपने तो अभी तक ये गंदा सा एक स्कूल शूज, हमारे बचपन के कपड़े, यहाँ तक कि हमारे नैपी भी रखे हुए हैं, क्या करोगी इनका? फेंक फाक कर ख़त्म करो। पर फिर भी मैंने उन यादों को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, तुम्हारे बच्चों को दिखाने के लिए। पर खैर, इस घर में किन यादों को तुम संभालने की बात करते हो, मुझे याद नहीं आती। तुम्हारे लिए ये घर बाबा आदम के ज़माने का घर हो चुका था, और मुझे तुम हमेशा यही कहते थे कि माँ क्यों नहीं इस घर का रिनोवेशन करवा लेती। पर न जाने तुम्हें कैसे भ्रम था कि एक सरकारी नौकरी करने वाली माँ के पास इतना पैसा होगा जो 1000 गज के घर का रेनोवेशन करवा दे। मेरी पेंशन तो इस घर के बिल और मेंटेनेंस के लिए ही पूरी नहीं पड़ती थी, तो इस घर का रेनोवेशन कैसे कराती। इसलिए तुम अपने दोस्तों के घर में रहते और आकर उनकी बड़ाइयाँ करते कि क्या बढ़िया घर है मम्मा, एकदम 5 स्टार होटल की तरह। मज़ा तो ऐसे घर में ही रहने में आता है। ये तो बस घर कम अजायब खाना ज़्यादा लगता है। इसे बेच क्यों नहीं देती अम्मा? कोई दूसरा घर क्यों नहीं ले लेती जहां आप आराम से रह सको? मैंने कई बार सोचा कि तुम लोग ये कहोगे, पर तुमने कभी नहीं कहा। मुझे लगा कि इस अजायब खाने की चौकीदारी करते करते मैं कहीं मर ही ना जाऊं। पर अब मैं जीना चाहती हूँ। कुछ साल अपनी ज़िंदगी के आराम से अपने छोटे से छत के गार्डन में बैठकर चाय पीना चाहती हूँ। अपने बेड पर बैठकर आराम से किताबें पढ़ना चाहती हूँ। अपनी छोटी सी किचन में मैं अपनी पसंद का खाना बनाकर खाना चाहती हूँ। मैं अब आराम चाहती थी, और मैं आज आराम में हूँ, अपनी इस 2 कमरों की बरसाती में, जहाँ मुझे रात को रोज भयानक सा सपना तो आता है कि मैं एक के बाद एक कमरा साफ करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि कामवाली ने इतने कम पैसों में काम करने को मना कर दिया है। पूरे दालान और पौधों की देखभाल करते करते मैं औंधी हो गई हूँ। पर जब आंख खुलती है कि मैं अपनी इस 2 कमरों की छोटी सी बरसाती में हूँ, तो सुकून मिलता है। पूरी जिंदगी में पहली बार मैं इस घर में बिना चिंता के सोकर उठी, क्योंकि मुझे न सफाई की टेंशन थी और न इस बात की चिंता कि काम वाली नहीं आई तो क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब ये घर मेरे हिसाब से इतना छोटा है कि मैं देखभाल अकेले कर सकती हूँ। छोटे छोटे प्यारे से गमलों में लगे पौधे, प्यारी सी हर आरामदायक कम सामान की मेरी किचन, मेरी किताबें और मेरा आरामदायक बेड, और बाथरूम तो देखोगे तो एकदम 5 स्टार होटल जैसा है। मेरी इस 2 कमरों की बरसाती में मेरे सुख की हर एक चीज़ है। ड्राइंग रूम भी इतना सुंदर है कि मैं इसे अपना ड्रीम हाउस समझूं तो गलत नहीं होगा। एक बात बताऊं बच्चों, मुझे लगा कि कोई भी इंसान जब तक अपने सुख के बारे में ना सोचे तो कोई और नहीं सोचता। मैंने भी कभी नहीं सोचा, और यही सोचती रही कि अगर इस घर को मैंने बेच दिया तो तुम दोनों क्या कहोगे और लोग क्या कहेंगे। पर जिस दिन मुझे लगा कि किसी दिन इस घर में मर भी गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और उस दिन मैंने इसे बेच दिया। अगर इन यादों को बोझ तुम लोगों पर भी होता तो शायद मैं ये कदम ना उठाती, पर ये यादें मेरे दिल दिमाग और आर्थिक हालत को बदतर कर रही थीं, तो मैंने इन यादों को अपने जहन में रखकर इसे बेच दिया। और मुझे लगता है कि वो पैसा जो तुम लोगों को मैंने भेजा है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा, और जो पैसा मेरे पास है वो मेरे मरने के पास तुम्हारे पास ही तो जाना है। मेरा तो गुजारा सिर्फ उसके इंटरेस्ट से ही हो जाता है। जानते हो बच्चों, उम्र के साथ साथ अपने मोह माया और सामान को जितना कम कर सको कर देना चाहिए। ईश्वर ने भी इस शरीर को इसी तरह बनाया है। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो दांत, बोलने की शक्ति, एनर्जी, दिमाग, सब चीज़ें बढ़ाता चलता है, और जैसे जैसे उम्र घटने लगती है तो ईश्वर सारी चीज़ें गिराने लगता है, दांत, बाल और शरीर। ये इशारा होता है कि अब वो सामान कम करो। तो किस बात के मोह के साथ हम इतने बड़े बड़े घर संभाले रहते हैं और बुढ़ापे की दहलीज पर इतने बड़े घरों के चौकीदार बनकर रह जाते हैं, और एक दिन अखबारों की सुर्खियों में अपनी लाश को पाते हैं, और लोग ऐसे बूढ़ों पर तरस खाते हैं और उनकी संतानों को गालियां देते हैं। पर मैं खुश हूँ
कि मैंने ऐसा मौका ही किसी को नहीं दिया। मैं अपने घर में खुश हूँ। तुम लोग कभी इंडिया आओ तो मेरे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी माँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी में।